हाय फ्रेंड, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने हैं लक्ष्मीकांत का, जिसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हमारा आर्टिकल 1 से जो 4 है, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डील करते हैं। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, आर्टिकल 1 जो है वो बताता है कि इंडिया जो है, यानी कि भारत, एक यूनियन है किसका? स्टेट्स का, रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया क्या है? यूनियन है, ना कि फेडरेशन स्टेट का। ये प्रोविजन डील करता है दो चीज के साथ। पहले तो वन, एक नाम कंट्री का, और दो दूसरा टाइप क्या है? पॉलिटी की। There was no unanimity in the Constituent Assembly with regard to the name of the country. कुछ मेंबर ने सजेस्ट किया जो ट्रेडिशनल नेम था भारत, जबकि दूसरों ने एडवोकेट किया मॉडर्न नेम, इसका इंडिया का। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने को एडॉप्ट करना पड़ा मिक्स किसका? इंडिया का। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। सेकेंडली, जो कंट्री है, कंट्री को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? यूनियन। यूनियन ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल है स्ट्रक्चर में। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से ये जो फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस हैज बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, दो रीजन के साथ। पहला, इंडिया जो है वो, इंडिया का फेडरेशन वो एक एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है स्टेट्स के बीच में, जैसे अमेरिका का फेडरेशन। दूसरा क्या है? स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो सेसीड कर सके। कहाँ से? फेडरेशन से। फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि ये इंडस्ट्रक्टिबल है। कंट्री जो है हमारी वो इंटीग्रल होल है, और डिफरेंट स्टेट्स में हमने इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पर जो कन्वीनियंट हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन, इस वजह से उसको स्टेट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। आर्टिकल 1 की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, टेरिटोरी जो है इंडिया का, वो क्लासिफाई कर सकते हैं हम उसको 3 कैटेगरीज में। पहला है टेरिटोरीज इंडिया का, दूसरा आता है यूनियन टेरिटोरीज, थर्ड आता है टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अब आता है हमारा नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। वो भी सब मेंशन है पहले शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट, तो यहाँ पे 28 स्टेट्स है और हमारे पास नो यूनियन टेरिटरीज है। प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्टेन करता है स्टेट्स को लेके, वो एप्लीकेबल है सारे स्टेट्स पे सेम मैनर में। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो सारे स्टेट्स के लिए है। ठीक है, लेकिन हमने स्पेशल प्रोविजन दिया था पार्ट 21 में, जो कि एप्लीकेबल था महाराष्ट्र के स्टेट्स को, गुजरात स्टेट्स, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जनरल प्रोविजंस है स्टेट्स से जो रिलेट करते हैं उसको ओवरराइड करते हैं। ठीक है, 5th और 6th जो शेड्यूल है वो सेपरेट प्रोविजंस कंटेन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किसके? शेड्यूल एरिया के और ट्राइबल एरियाज के। जो स्टेट्स के अंदर हमारी बहुत सारी शेड्यूल एरियाज है, बहुत सारी ट्राइबल एरियाज है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन है। अब टेरिटरी जो है इंडिया की, वो एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज जो लेटर है वो इंक्लूड्स करता है केवल स्टेट्स, जबकि फॉर्मर जो है वो इंक्लूड्स करता है ओनली द स्टेट्स। ठीक है, वाइडर एक्सप्रेशन है जो ये जो टेरिटरी है इंडिया की, वो वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि जो लेटर है यूनियन ऑफ इंडिया वो इंक्लूड करता है केवल स्टेट, जबकि जो फॉर्मर है वो इंक्लूड्स करता है केवल स्टेट। टेरिटरी ऑफ इंडिया केवल स्टेट्स, ओनली द स्टेट्स। ठीक है, इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स। लेकिन यूनियन टेरिटरीज भी, एंड जो टेरिटरीज हैं जो हम एक्वायर करते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है फ्यूचर में किसी भी टाइम पे।
ठीक है, टेरिटरी और यूनियन का ये मतलब है। तो अब यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो, हमारे जो भी स्टेट्स हैं वो फेडरल सिस्टम के मेंबर्स हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को शेयर करते हैं सेंटर के साथ। कैसे कि जो पावर है वो सेंटर की स्टेट्स के बीच में शेयर कर दी गई है। यूनियन टेरिटरीज जो हैं और जो एक्वायर्ड टेरिटरीज है ऑन द अदर हैंड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगी। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है। इंडिया एक्वायर कर सकता है किसी भी फॉरेन टेरिटरीज को किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, दैट इज सेशन फॉलोइंग ट्रीटी। जैसे ट्रीटी हुई है, परचेज करा है, गिफ्ट दे दिया है, लीज पे ले दिया है, प्लेबिसाइट, ठीक है, ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट या सब्जुगेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक्वायर किया है बहुत सारी फॉरेन टेरिटरीज, जैसे कि दादरा और नागर हवेली, गोवा है, दमन है, दीव है, पुडुचेरी है, सिक्किम है। कब तक? जब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से अब तक। अब ये जो एक्विजिशन किया है इंडिया का इन टेरिटरीज का, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर इसी चैप्टर में। आर्टिकल 2 यहाँ पे एम्पावर कर देता है पार्लियामेंट को एडमिट करने के लिए इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर एस्टेब्लिश करने के लिए न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट इज थिंक्स फिट। आर्टिकल 2 एम्पावर कर देता है कि आप एडमिट कर सकते हो, ठीक है, यूनियन में इंडिया के, या फिर नए स्टेट भी आप बना सकते हो। ये जो आर्टिकल 2 है भैया, ये 2 पावर देता है पार्लियामेंट को। पहली पावर तो ये देता है कि आप एडमिट कर सकते हो किसमें, यूनियन में इंडिया की नए स्टेट्स को, ठीक है, या फिर आप न्यू स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हो। या तो नए स्टेट हैं वो आप लेके आए हो, या फिर न्यू स्टेट आपने एस्टेब्लिश किए हैं। पहला रेफर करता है टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स। पहला किसको रेफर करता है? एडमिशन किसका? स्टेट्स का, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। जबकि सेकंड जो है वो रेफर करता है एस्टेब्लिशमेंट किसका? स्टेट्स का, विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर, जो पहले एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं। ठीक है, अब समझ आ रहा है? पहला जो है, पहला मतलब एडमिशन हो रहा है ऐसे स्टेट्स का जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। सेकंड ऐसे स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट बता रहा है जो पहले कभी थे ही नहीं। नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट्स करता है एडमिशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट किसका? न्यू स्टेट्स का, जो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 3 बताता है दूसरे तरफ ये या तो फॉर्मेशन या फिर चेंजेस एग्जिस्टिंग स्टेट्स में यूनियन ऑफ इंडिया की। यूनियन ऑफ इंडिया में एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, उनमें कुछ चेंजेस आप ला सकते हो। ठीक है, नाम चेंज कर सकते हो, बाउंड्री चेंज कर सकते हो, एटसेट्रा। आर्टिकल 3 डील करता है किसके साथ? इंटरनल रीएडजस्टमेंट के साथ। इंटर ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट। इंटरनल कुछ रीअरेंजमेंट हुआ है, रीएडजस्टमेंट हुआ है। पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है रीऑर्गेनाइज करने के स्टेट को? पढ़ते हैं, चलो देखते हैं कितनी पावर है। देखिए, आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट नए स्टेट बना सकती है। कैसे? सेपरेशन करके किसका? टेरिटरी का, किसी भी एक स्टेट से, या फिर यूनाइट करके 2 या 2 से ज्यादा स्टेट, या फिर पार्ट्स ऑफ स्टेट, या फिर यूनाइट करके किसी भी टेरिटरी को टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। बता दिया है कि ये पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट बढ़ा सकती है एरिया किसी भी स्टेट का, बढ़ा सकती है तो डिमिनिश भी कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है तो बाउंड्रीज को ऑल्टर भी कर सकती है, और ये किसी भी एक स्टेट के नाम को भी ऑल्टर कर सकती है। ये कौन कह रहा है? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है पार्लियामेंट को एम्पावर इतना कर दिया है। आर्टिकल 3 2 कंडीशन भी बताता है इस रिगार्ड में। पहला है कि जो एक बिल है जो कंटेम्पलेट करता है कि इस तरह के चेंजेस होने चाहिए, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में।
कहाँ पे, जब रिकमेंडेशन होगी, रिकमेंडेशन किसकी, प्रेसिडेंट की। और दूसरा ये है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट को रेफर करना है इसको स्टेट लेजिस्लेचर्स को, क्योंकि हमें उनका भी तो कंसर्न चाहिए, ठीक है, उनके भी जो व्यूज चाहिए, और वो पीरियड जो है एक स्पेसिफिक पीरियड में ही उनका जो भी कंसर्न है वो आना चाहिए। फर्दर क्या है कि जो पावर है पार्लियामेंट की नए स्टेट्स बनाने को लेकर इंक्लूड करती है पावर के पार्लियामेंट बना सकती है नए स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को यूनाइट करके पार्ट किसका, किसी भी स्टेट का, या फिर यूनियन टेरिटरी का किसी भी स्टेट के साथ, या फिर यूटी के साथ। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है जो नोट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट बाउंड ही नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू के साथ, या वो तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम, ठीक है। फर्दर ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक फ्रेश रेफरेंस ही बनाया जाए स्टेट लेजिस्लेचर को हर बार जब एक अमेंडमेंट होना है, बिल को मूव करते हैं और जब एक्सेप्ट करते हैं पार्लियामेंट में। यूनियन टेरिटरी के केस में नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर टू असरटेन इट्स व्यूज एंड द पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डीम्स इट, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का जो कंसर्न है वो भी लिया जाए। ये क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज कर देता है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट को बना लो, ऑल्टर कर लो, बाउंड्रीज को बना लो, नाम को चेंज कर दो, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स को उनके कंसेंट के बिना। यूटी की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरे वर्ड में पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ भी कर सकता है पॉलिटिकल मैप को का इंडिया को अकॉर्डिंग टू इट्स विल, ठीक है। हेंस जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस जो है स्टेट का वो गारंटीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे अगर अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को की बाउंड्री चेंज करनी है, इसको उत्तराखंड के साथ मिलाना है, तो ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा नहीं है कि हम उसको मर्ज नहीं कर सकते एक स्टेट को एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पार्लियामेंट इतनी एम्पावर है कि वो कर सकती है। देयरफॉर इंडिया जो है राइटली डिस्क्राइब्ड है एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो हम इंडिया जो है एज ए यूनियन, ठीक है, यूनियन ही रहेगा, बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी उसमें चेंजेस ऑल्टरेशन हो सकता है। अब यूनियन गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्टेट्स को, जबकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, यूनियन को नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा हमारी पावरफुल है। यूएसए की बात करें ऑन द अदर हैंड, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस जो है स्टेट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको गारंटी करता है। अमेरिका का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नए स्टेट नहीं फॉर्म कर सकती, या फिर बॉर्डर जो है वो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। दैट इज वाई कि यूएसए को बताया गया है कि इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है किसका, इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 4 में बताता है कि लॉज जो बनाए हैं एडमिशन को लेके या फिर एस्टेब्लिशमेंट को लेके नए स्टेट्स के, आर्टिकल 2 में जो लॉज है और फॉर्मेशन को लेके जो बनाए हैं स्टेट्स के, या फिर ऑल्टरेशन को लेके एरियाज को, या फिर बाउंड्रीज को, या फिर नेम को, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 3, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, तो उसको हम अमेंडमेंट की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। दिस मीन दैट कि ये जो लॉज है उनको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी की जरूर बिल्कुल भी इसमें नीड नहीं है, सिंपल मेजोरिटी होगा, काम खत्म। ओके तो पावर जो है पार्लियामेंट की डिमिनिश करने की, एरिया किसका, स्टेट का, आर्टिकल 3 में इंक्लूड करता है पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। क्या इंडिया की टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? ये क्वेश्चन जब आया था एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया था,
ठीक है, इन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन 1960। अब ये जो डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो सीड कर सकती है पार्ट किसका, टेरिटरी का, जिसको बैरोबरी यूनियन भी बोलते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। इससे क्या हुआ, एक पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ और कंट्रोवर्सी भी हुई। देयर बाई इसने नेसेसिटेट किया क्या, प्रेसिडेंट का रेफरेंस होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो पावर है पार्लियामेंट की किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने के लिए, आर्टिकल 3 में ये सेशन कवर नहीं करती है। सेशन इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन टेरिटरी में नहीं दे सकती, इतनी पावरफुल नहीं हमने बनाया दिया है पार्लियामेंट को। हेंस इंडिया की जो टेरिटरी है कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा अगर आप दे रहे हो इसको, ठीक है, ऐसे ही आप नहीं दे सकती। कंसीक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1960 का, वो इनेक्ट हुआ था ट्रांसफर करने के लिए इस टेरिटरी को, किसमें, पाकिस्तान को। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये कहा था कि अगर डिस्प्यूट हो रहा है इंडिया के बीच में और दूसरी कंट्री के बीच में, ठीक है, तो हमें अगर ये सेटलमेंट करना है तो उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव का जो एक्शन है वो इसको सेटल कर देगा डिस्प्यूट को, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया की टेरिटरी फॉरेन कंट्री को दे दें। अब आता है एक्सचेंज किसका, टेरिटरीज का विद द बांग्लादेश। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 का। ये इनेक्ट हुआ था, इसलिए इनेक्ट हुआ था क्योंकि हमने क्या करना था कि जो कुछ सर्टेन टेरिटरीज है जो इंडिया ने एक्वायर की है उसको इफेक्ट देने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए सर्टेन अदर टेरिटरीज, किसको, बांग्लादेश को, इन परसुएंस ऑफ द अग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कुछ एक प्रोटोकॉल था जिसमें एंटर हुआ था किसके बीच में, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी और बांग्लादेश के गवर्नमेंट थी। तो ये अमेंडमेंट हुआ था। इस डील के अंदर क्या हुआ था, इंडिया ने 111 एनक्लेव ट्रांसफर कर दिए थे बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव इंडिया को दिए थे। इन एडिशन टू डील ऑल्सो, द डील ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजीशन एंड डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच। इसमें इस डील में एक चीज और हुई थी जो कि ट्रांसफर हुआ था, जो पोजीशन था और डिमार्केशन था 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच का। इन पर्पस को लेके अमेंडमेंट ने मॉडिफाई किया था प्रोविजन जो कि टेरिटरीज के रिगार्डिंग है 4 स्टेट का, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इस बैकग्राउंड जो है इसका अमेंडमेंट का कुछ इस तरह से है जो हम पढ़ लेते हैं। इंडिया है हमारा और बांग्लादेश है, उनके पास एक कॉमन लैंड बाउंड्री है अप्रोक्सीमेटली 409.6.7 किलोमीटर तक। इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री डिटरमिन्ड हुई थी एज पर द रेड क्लिफ अवॉर्ड ऑफ 1947। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो जो रेड क्लिफ अवॉर्ड था 1947 का, उसके अकॉर्डिंग जो है डिटरमिन हुई थी। अब डिस्प्यूट आ गया था किसमें, कुछ प्रोविजन था रेड क्लिफ अवॉर्ड का, तो इसके प्रोविजन की वजह से डिस्प्यूट आ गया था जिसको हमने रिजोल्व किया था किस पे, बैगे अवॉर्ड जब हुआ था 1950 का। ये दूसरा एफर्ट था जो बनाया गया था कि हम सेटल कर सके इन डिस्प्यूट्स को, ठीक है। नेहरू नून एग्रीमेंट भी आया था 1958 का ये डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। हावेवर जो इशू है जो बैरोबरी यूनियन के डिवीजन को लेके है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ था। अब इसके साथ कंप्लाई करने के लिए एक ओपिनियन था जो सुप्रीम कोर्ट ने रेंडर किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में 9th अमेंडमेंट हुआ था 1960 में, एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के जरिए।
अब कंटिन्यूस जब लिटिगेशंस हुआ, दूसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर इस 9th अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो नोटिफाई नहीं कर सका इन रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंटली अभी बांग्लादेश का पार्ट है। 1974 की बात है, 16 मई को एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो डिमार्केशन के रिगार्डिंग था लैंड बाउंड्री का और इससे रिलेटेड मैटर्स को रिलेटेड। ये साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, ताकि एक सॉल्यूशन मिल सके कि जो डिमार्केशन का, बॉर्डर का जो डिमार्केशन है उसका कॉम्प्लेक्स नेचर है बहुत, तो उसी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब ये जो एग्रीमेंट था ये रेटिफाइड नहीं था, इंटर एलिया ट्रांसफर जो है टेरिटरी का, जो रिक्वायर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस कनेक्शन में क्या हुआ था कि ये रिक्वायर्ड था कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड विच वुड बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। सब्सीक्वेंटली इश्यूज जो रिलेटेड थे डिमार्केशन के से, अनडिमार्केटेड बाउंड्री का, टेरिटरीज का एडवर्स पोजीशन में जो थी, और एक्सचेंज किसका, एनक्लेव्स का, उनको आइडेंटिफाई किया था और इसको एक प्रोटोकॉल को साइन करके रिजोल्व कर दिया गया था सितंबर 6, 2011 में, जो एक इंटीग्रल पार्ट फॉर्म करता है किसका, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का इंडिया बांग्लादेश के बीच में 1974, ठीक है। अब प्रोटोकॉल को प्रिपेयर किया था विद सपोर्ट एंड कंकरेंस, ठीक है, विद सपोर्ट एंड कंकरेंस ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। इनकी स्टेट गवर्नमेंट का भी ओपिनियन लिया गया था, रजामंदी ली गई थी असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की एंड वेस्ट बंगाल की। ऑलराइट, उसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आता है इवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है। अब ये हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तो तब तक आप प्लीज़, जो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज मैं हल्की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लगातार लेक्चर पे लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ कीजिए और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक।